डेट आज 17 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। रिसेंटली आईडेक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये इसका 250वां कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन किया है। लेकिन देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिशन डेफ स्पेस लॉन्च किया था। इस मिशन डेफ स्पेस के अंदर ये आईडेक्स का पहला कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले हम जानेंगे आईडेक्स के बारे में, ये आईडेक्स क्या है, फिर जानेंगे ये मिशन डेफ स्पेस क्या है। जो आईडेक्स है, जैसा इसके नाम में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन लाना, नए नए आविष्कार करना, नई नई डिस्कवरी करना, रिसर्च करना। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, उसका एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। फ्लैगशिप का मतलब होता है मेजर, मुख्य इनिशिएटिव है। किसके लिए? डिफेंस के क्षेत्र में इनोवेशन लाने के लिए। अप्रैल 2018 में इसको लॉन्च किया था आईडेक्स को। इसका टारगेट क्या है? टारगेट ये है, देखो, हम अभी डिफेंस के क्षेत्र में बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, जो जैसे वीपन्स हैं, हथियार, बंदूक, गोला बारूद, ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे रसिया से, यूएसए से, इजराइल से, फ्रांस से। तो ये इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। लेकिन इंडिया ने ये 2018 में आईडेक्स लॉन्च किया और ये टारगेट रखा कि हम अपने इंडिया में ही बहुत सारे जो इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो हम अपने इंडिया में ही उन्हें मैन्युफैक्चर करें, इंडिया में ही बनाएं। और इसके लिए हम रिसर्च को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। तो हमारा जो आईडेक्स है इनिशिएटिव, इसका टारगेट यही है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना, यानी कि आत्मनिर्भर बनाना। इंडिया के डिफेंस और एरोस्पेस क्षेत्र में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इसमें देखो, आईडेक्स के अंदर एमएसएमई को इंक्लूड करना, यानी कि जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, छोटे लघु उद्योग होते हैं, जो छोटे लघु माध्यमिक उद्योग, उनकी सहायता लेके, स्टार्टअप की सहायता लेके, स्टार्टअप मतलब नई कंपनियां जो 10 साल से पुरानी नहीं है, इंडिविजुअल इनोवेटर है कोई, रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है कोई, या अकेडमी है कोई, इन सबका साथ लेके रिसर्च डेवलपमेंट लाना है डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में। जो आईडेक्स है, ये देखो, हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के लिए ये पार्टिसिपेट करती है और सारे इंस्टीट्यूट और एकेडमी के साथ, और गाइडेंस प्रोवाइड करती है। आईडेक्स को फंड कौन देता है? पैसा कहाँ से आता है इसको रिसर्च करने के लिए? ये डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको पैसा देती है, फंड देती है। और ये क्या है? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कंपनी है, नॉन प्रॉफिट कंपनी, मतलब भले के लिए काम, अपनी मतलब भलाई के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, लाभ के लिए काम नहीं करती, बल्कि सिर्फ इनोवेशन के क्षेत्र में काम करती है कि डिफेंस के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट हो, इनोवेशन हो। जो भी ये पैसा कमाती है, सारा ये पैसा फंड कर देती है डिफेंस के क्षेत्र में इनोवेशन लाने के लिए। किसको? आईडेक्स को। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट कंपनी है। 2013 का जो कंपनी एक्ट है, सेक्शन 8 में रजिस्टर है एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। और इसको देखो, जो 2 कंपनी और हैं जो इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है डिफेंस के क्षेत्र में, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। एक है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, एक है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये जो कंपनी है, इन कंपनी के द्वारा ये डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ये फंडिंग करती है आईडेक्स को, और आईडेक्स के पास जो पैसा आता है ये क्या यूज करती है? ये फर्दर जो एमएसएमई है, स्टार्टअप है, छोटे लघु उद्योग है, नई कंपनियां, या कोई इनोवेटर है, कोई पार्टनर है जो रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा है, उसको आगे फंड दे देता है और फिर आगे ये फंड देके रिसर्च करते हैं। तो आईडेक्स डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह काम करता है, ये आगे फंड प्रोवाइड कर देता है। अब जान लेते हैं मिशन डेफ स्पेस के बारे में। ये प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया था। इसका टारगेट भी यही है कि हमारे इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, स्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें देखो 75 डिफेंस स्पेस चैलेंजेस को यंग एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू, इसमें स्टार्टअप जो हैं या नए यंग एंटरप्रेन्योर हैं, नई कंपनियां हैं, उनके थ्रू 75 जो डिफेंस स्पेस में चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको टैकल करते हुए डिफेंस के क्षेत्र में प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ताकि हमारे इंडिया में
नई नई इनोवेशन हो सके और प्रोडक्शन बढ़ सके। और इसके लिए ये डिफेंस प्रोडक्शन इनिशिएटिव मेक 1 मेक 2 लॉन्च किए आईडेक्स के थ्रू। चैलेंजेस है 5 बकेट्स है चैलेंजेस के जो डिफेंस के क्षेत्र में आते हैं, यानी कि जब हम डिफेंस के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं सामने। एक तो लॉन्च सिस्टम, जैसे स्पेस के क्षेत्र में हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में स्पेस में लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए लॉन्च सिस्टम ये एक चैलेंज है। सैटेलाइट सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड पेलोड सिस्टम, ग्राउंड सिस्टम और सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये हमारे स्पेस में 360 डिग्री होलिस्टिक ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर इन चुनौतियों से निपट लिया जाए तो स्पेस के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में नई नई इनोवेशन हमारे इंडिया में डेवलप की जा सकती हैं। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट देखो ये प्लान कर रही है एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करने के लिए कि कोई भी कंपनी है या इंडिविजुअल है उसको एक कोड दे दिया जाए अगर कोई वो इकोनॉमिक ऑफेंस करता है। इकोनॉमिक ऑफेंस का मतलब होता है आर्थिक अपराध। मान लो कोई टैक्स की चोरी करता है या फिर मान लो कोई लोन लिया गवर्नमेंट मतलब बैंक से लोन लिया और वो लोन नहीं चुका पाया, भाग गया देश से, तो वो हो गया इकोनॉमिक ऑफेंडर, आर्थिक अपराध करने वाला। और जो उसने क्राइम किया, अपराध किया, वो हो गया इकोनॉमिक ऑफेंस। तो ऐसे जो अपराध करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल हो, कोई एक आदमी हो या कोई कंपनी हो, उसको एक कोड दे दिया जाए, कुछ भी कोड हो सकता है। तो ये यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड दे दिया जाएगा जिससे पता लग सकेगा कि हाँ ये आदमी है या ये कंपनी है जिसने ये इकोनॉमिक अपराध किया है। ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, मतलब इसमें ABCD अल्फाबेट भी होंगे और न्यूमेरिक 1 2 3 4 5 6 7 9 0 ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है कोड, दोनों मिक्स हो सकते हैं ABCD और 1 2 से लेके गिनतियां भी। ये इशू करेगा, देखो जैसे ही कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ऑफेंस करता है, तो ये क्या है, पुलिस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं वो इन्वेस्टिगेट करती हैं। जैसे ED है, इकोनॉमिक या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसकी फुल फॉर्म, या फिर CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या पुलिस है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन करती है और उस डेटा पाया गया ऑफेंडर, यानी कि उसने ऐसा पाया गया किसी इंडिविजुअल या कंपनी के बारे में इसने अपराध किया है, तो उस ऑफेंडर का जो डेटा है वो दे दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा इस NEOR को, नेशनल इकोनॉमिक ऑफेंस रिकॉर्ड। ये क्या है, जैसा इसके नाम में रिकॉर्ड, ये समझ लो एक डिपॉजिटरी है, इसमें सारा डेटा इकोनॉमिक ऑफेंडर का एक साथ रहेगा। ये समझ लो एक रजिस्टर होगा, इकोनॉमिक नेशनल इकोनॉमिक ऑफेंस रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड होगा। ये फिर हर एक ऑफेंडर का अलग कोड होगा और उस कोड को आधार नंबर से लिंक कर दिया जाएगा। अगर किसी इंडिविजुअल ने, एक आदमी ने अपराध किया है या 2 आदमी ने किया है, अगर किसी कंपनी ने अपराध किया है तो पैन कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। ये जो मैकेनिज्म है इसमें देखो मल्टी एजेंसी प्रोब्स की जाएंगी और इसमें इंडिविजुअल या कंपनी के खिलाफ जो भी मान लो इकोनॉमिक ऑफेंसेस रजिस्टर हैं उनमें छानबीन की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और इसमें चार्जशीट का वेट नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो कोई अपराध करता है तो क्या अपराध किया है, वो कोर्ट में पुलिस को या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है कोर्ट में उसे चार्जशीट दाखिल करनी होती है। मतलब उसमें लिखा होता है कि ये कैदी का नाम है और इसने ये अपराध किया है, ये इस पर आरोप लगे हैं, तो कोर्ट में वो दाखिल करते हैं ये रिकॉर्ड, उसे ही बोलते हैं चार्जशीट। अब कोर्ट फिर परमिशन देता है, अच्छा ठीक है इस पे केस चलाया जाए और इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए, जांच की जाए इसकी। तो इस केस में अगर कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर है और उसे कोड दे दिया गया एक, तो उसकी ना चार्जशीट दाखिल करने की जरूरत नहीं है, चार्जशीट सबमिट करने की जरूरत नहीं है कोर्ट में। तो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने से पहले भी उसकी जांच की जा सकती है, प्रूव की जा सकती है। और जो ये रिकॉर्ड है नेशनल इकोनॉमिक ऑफेंडर रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड रखेगा इनका, एक तरह से ये 360 डिग्री प्रोफाइल होगा। यानी कि जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंडर है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इस रिकॉर्ड में होगी, इस रजिस्टर में होगी। तो नेशनल इकोनॉमिक ऑफेंस रिकॉर्ड क्या है हम जान चुके हैं ऑलरेडी। सेंट्रल रिपोजिटरी है, एक तरह से ये भंडार है, रजिस्टर है जो सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस का रिकॉर्ड रखता है, सारा डेटा। जो भी डेटा होता है ये सेंट्रल या स्टेट की एजेंसी को दे देता है, या इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है जैसे पुलिस है या ED है, इनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो, वो इसके कॉम्प्लिकेट यानी कि इसके साथ कोऑर्डिनेट करती है और सारा जो प्रोजेक्ट है इसका
NEOR के अंदर ये इसे कंप्लीट करती है, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी हेल्प करता है। जब ये सारा डेटा मान लो इसमें आ जाता है, कंप्लीट हो जाती है प्रोब वगैरह, सारा डेटा रजिस्टर किया जाता है, तो फिर जितने भी सेंट्रल या स्टेट की एजेंसी हैं वो देखो ये नेशनल रिपोजिटरी में ये सारा डेटा रख देते हैं कि ये अपराधी हैं, इंडिविजुअल हैं, इनके खिलाफ ये इकोनॉमिक ऑफेंडर जो ये हैं इनके खिलाफ ये केस है। इसमें सारा नेशनल रिपोजिटरी में आ जाता है, मतलब एक समझ लो नेशनल रजिस्टर है एक, उसमें आ जाता है सारा डेटा API के थ्रू, API को यूज करके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सॉफ्टवेयर को यूज करके। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लो कि इकोनॉमिक ऑफेंडर है, जो मान लो किसी ने इकोनॉमिक अपराध किया है, ऑफेंस किया है, तो इसमें नेशनल इकोनॉमिक ऑफेंस रिकॉर्ड में उसका डेटा रहेगा सारा, ये इतना याद रख लो बस। नेक्स्ट टॉपिक है मेरी लाइफ ऐप। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसे के टॉपिक में देखो आप ये लिख सकते हो कि क्या क्या स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने, कि इस तरह के स्टेप लिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया ये ऐप, जैसे आपके मोबाइल में यूट्यूब की ऐप है या व्हाट्सएप की ऐप है, इस तरह से एक ऐप होगी ये मोबाइल एप्लीकेशन, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से जाके, मेरी लाइफ या माई लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन। ये देखो काम क्या करेगी, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ये फ़ायदा करेगी, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाएगी, बेसिकली जागरूकता बढ़ाएगी एनवायरनमेंट से रिलेटेड। देखो इंडिया ने ना COP26 के दौरान ये मिशन लाइफ अनाउंस किया था, ये कंसेप्ट अनाउंस किया था। COP26 का क्या मतलब है आप जानते ही हैं, UNFCCC, 3 बार CC है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था, उससे निकल के आई थी ये। अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील एक देश है आपको पता ही होगा, साउथ अमेरिका में, वहाँ पे एक प्लेस है रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो वहाँ से निकल के आया ये कंसेप्ट UNFCCC का। ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए काम करती है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए काम करती है। ग्रीन हाउस गैस आप जानते हो जैसे CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया NO, या फिर मीथेन हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। इसकी हर साल मीटिंग होती है, जनरली हर साल ही होती है, कोरोना की वजह से 2020 में नहीं हो पाई थी। तो COP26 इसकी 26वीं मीटिंग हुई 2021 में, अक्टूबर नवंबर में। तो COP26 बोलते हैं मीटिंग को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जब ये मीटिंग हो रही थी तो इंडिया ने ये अनाउंस किया कि मिशन लाइफ इनिशिएटिव इंडिया लॉन्च करेगा, ये अनाउंस किया। मिशन लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसका टारगेट क्या है, देखो टारगेट ये है कि किसका टारगेट, माई लाइफ का टारगेट पढ़ रहे हैं, माई लाइफ ऐप का। जो मिशन लाइफ है इसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। माई लाइफ ऐप का ये मतलब है कि जो लोग हैं जैसे ही माई लाइफ ऐप इंस्टॉल करेंगे उसमें देख सकते हैं वो क्या क्या एक्टिविटी अपना सकते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में नुकसान कम हो। देखो बहुत सारे लोग जाने अनजाने में बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं। जैसे आपने मान लो कोई टॉफ़ी खाई, उससे रैपर निकला पन्नी, वो फेंक दिया आपने पॉलीथीन इन्वायरमेंट में, वो नुकसान पहुंचाती रहेगी। या आपने मान लो कोई लकड़ी जलाई, या मान लो कोई भी चीज़ आपने यूज किया, उससे इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हो रहा है, ये लोगों में जागरूकता देगी, यानी कि वेस्टफुल कंजप्शन है उसको रोकेगी एक तरह से। तो एप्लीकेशन एक तरह से जो लाइफ का मूवमेंट है, अभियान है, उसको प्रमोट करेगी हमारे इंडिया में और इन्वायरमेंट को सेव करेगी। तो मेरी लाइफ का मेनली बेसिकली यही काम है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। तो अब जान लेते हैं मिशन लाइफ के बारे में, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये देखो प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर 2022 में गुजरात के केवड़िया से लॉन्च किया था। और देखो इसकी घोषणा कब की थी, COP26 में 2021 में, फिर 2022 में लॉन्च किया ये। और इससे पहले देखो 5 जून 2022 को इन्वायरमेंट डे होता है, वहाँ पे एक लाइफ इनिशिएटिव भी लॉन्च किया, लाइफ मूवमेंट मतलब लाइफ अभियान। उसमें यह था कि लोगों को जागरूकता करना, लोगों की कॉन्शियसनेस जो है, विवेक है उनका, उनको ये याद दिलाना कि पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है उनकी एक्टिविटी से, उनमें जागरूकता है और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। फिर ये मिशन लाइफ लॉन्च किया, इसका भी सेम ही टारगेट है, कोई भी इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर चेंज करना ताकि वो एनवायरनमेंट में नुकसान ना पहुंचाए। तो ये
इंडिया में एक तरह से इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने का एक मूवमेंट है, अभियान है, मास मूवमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल नाम है इस मिनिस्ट्री का। और एक तरह से सस्टेनेबल गोल हैं जो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव है उनको इंडिविजुअल और कंट्रीज के लेवल पे अराउंड द वर्ल्ड अचीव करना है इसका काम। लाइफ की क्या क्या अचीवमेंट है, मतलब जो मिशन लाइफ है इसमें हासिल क्या क्या है, क्या लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ है नहीं हुआ है, इसको मॉनिटर भी करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। इसके लिए 2 पोर्टल बनाए हुए हैं, एक मिशन लाइफ पोर्टल बनाया हुआ है और एक बना हुआ है मेरी लाइफ पोर्टल। पोर्टल ये समझ लो इंटरनेट पे साइट है, ये पूरा नाम है मिशन लाइफ, ये moefcc.nic.in या मिशन लाइफ पोर्टल बोल सकते हो आप। ये क्या है, इसमें 100 से ज़्यादा वीडियो डाउनलोड की जा सकती हैं। वो किसने, मिनिस्ट्री जो इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री है उसने यहाँ पे अपलोड की हैं। उन वीडियोज़ में ये बताया गया है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह से इन्वायरमेंट का ध्यान रख सकते हो। जैसे मान लो आपके घरों में एक्स्ट्रा लाइट जल रही है, दिन में भी लाइट जली रहती है, कहीं पे फैन चल रहा है वहाँ पे कोई बैठा नहीं है, तो क्या है आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, बिजली को वेस्ट कर रहे हो। और बिजली हम पता है आपको कहाँ से बनती है, कोल से बनती है थर्मल पावर प्लांट में। और कोयले से बिजली बनने में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे भी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो इन्वायरमेंट को, जो एक्स्ट्रा आपके घरों में लाइट जल रही है उनको बंद कर दो, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, इंडिविजुअल लेवल पे ये कर सकते हो। तो इस तरह की वीडियोज़ में बताया जाएगा। एक मेरी लाइफ पोर्टल है, इसमें यह है कि जो मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूट है कोई भी यहाँ पे जाके वीडियो वगैरह या कोई भी जो प्रोग्रेस की है उसको अपलोड कर सकते हैं कि क्या क्या हासिल किया है इस इनिशिएटिव में। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सरस्वती यंत्र। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए। देखो इंडिया का जो फिल्म फेस्टिवल है उसका केन्स पवेलियन होने वाला है, उसमें सरस्वती यंत्र ये गाए जाएंगे। सरस्वती यंत्र गॉडेस सरस्वती से रिलेटेड है, जो देवी सरस्वती हैं उनसे रिलेटेड हैं। और ये कहाँ से ले गए हैं सरस्वती यंत्र, महाउपनिषद से। उपनिषद के बारे में आप जानते होंगे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इस उपनिषद का नाम याद रखना है। सरस्वती यंत्र कहाँ पे मेंशन है, महाउपनिषद में। और महाउपनिषद एक चीज के लिए और इम्पोर्टेंट है, वो जानेंगे हम। सरस्वती यंत्र देखो एक सेक्रेड जियोमेट्रिक डायग्राम है, सिंबल है इसमें, जो हिंदू गॉडेस सरस्वती से रिलेटेड है। इसमें गॉडेस की विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाती है और ये स्पिरिचुअल और डिवाइन पावर पोसेस करता है। जो महाउपनिषद है ये देखो संस्कृत टेक्स्ट है, इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है महाउपनिषद, और ये एक हिंदुइज्म का माइनर उपनिषद माना जाता है। वैसे नाम में महाउपनिषद है लेकिन माइनर उपनिषद माना जाता है। इसमें देखो वैष्णव और वेदांत आइडियाज हैं, भगवान विष्णु के और वेदांत जो फिलोसफी है उसके आइडिया हैं। और महाउपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम का आइडिया भी मेंशन है। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है पूरा जो विश्व है एक परिवार है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वासुदेव कुटुंबकम भी कहाँ पे मेंशन है, महाउपनिषद में, याद रखना है। सरस्वती यंत्र और वासुदेव कुटुंबकम ये महाउपनिषद है जो उसमें लिखा हुआ है, मेंशन है, ये आपको याद रखना है। जो वैष्णव उपनिषद है ये दूसरा उपनिषद है जिसका नाम है वैष्णव उपनिषद। इसमें वैष्णव उपनिषद में विष्णु को हाईएस्ट बताया गया है, ब्रह्मा से भी ज्यादा सुपीरियर बताया गया है। और इसमें जो वैष्णव उपनिषद है और महाउपनिषद है इसमें हिंदू गॉड के बारे में बताया गया है और इसमें आत्मा ब्रह्मा को सेम बताया गया है, मतलब आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही चीज है, सेम है, ये बताया गया महाउपनिषद और वैष्णव उपनिषद में। जो गॉडेस सरस्वती हैं, देवी सरस्वती, ये किसकी देवी हैं, ये देखो ज्ञान की देवी, म्यूजिक की देवी, आर्ट की देवी, मतलब ज्ञान, नॉलेज, म्यूजिक आप जानते हो, आर्ट, कला, स्पीच, भाषण, विजडम, बुद्धिमत्ता, लर्निंग, इनकी देवी मानी जाती है गॉडेस सरस्वती, देवी सरस्वती इनकी देवी मानी जाती है। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी। देखो संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी मीटिंग हुई, वहाँ पे इंडिया ने ये कहा कि भाई साहब आप लोग भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट करो, जैसे इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे यूनानिमसली वोट किया। यूनानिमसली का मतलब है, अनयूनानिमसली का मतलब है सर्वसम्मति से, एक साथ, अनयूनानिमसली। तो ये
यहाँ पे जो वोट किया गया सर्वसम्मति से, यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है ये अडॉप्ट करने की बात की गई। तो इसका मतलब क्या है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये हमें जानना है। ये देखो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है जो इन्फॉर्मेशन है डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजिटली प्रोवाइड की जाए पब्लिक को, और इससे ज़्यादा डेवलपमेंट आ सके और करप्शन वगैरह जो होता है भ्रष्टाचार उसको रोका जा सके। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आधार भी आता है, यूपीआई सिस्टम जैसे आप पेटीएम से या फ़ोन पे से पेमेंट करते हो वो भी डिजिटली हो रहा है सारा, तो ये भी आता है यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। डिजिटल लॉकर आता है जिसमें इंटरनेट पे आप अपने डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हो, 10वीं 12वीं की मार्कशीट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट कुछ भी रख सकते हो। डीपीआई इन एग्रीकल्चर एजुकेशन फाइनेंस में भी इसका यूज हो सकता है। G7 मीटिंग जो हुई थी हेल्थ मिनिस्टर की, उसमें भी ये प्रपोजल रखा इंडिया ने कि डिजिटल इनिशिएटिव को ये कन्वर्जेंस किया जाए, और ग्लोबल इनिशिएटिव डिजिटल हेल्थ में ये WHO में भी देखो अपनाया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे DPI के, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के? देखो एक तो जैसे आधार यूज किया जाएगा, इसके जरिए डायरेक्टली पेमेंट ट्रांसफर की जा सकती है बैंक अकाउंट में आधार नंबर के थ्रू। तो इससे क्या है करप्शन रुकेगा, भ्रष्टाचार जो लीकेज हो जाता है बीच में, जो ऑफिसर लेते थे ना रिश्वत, वो रिश्वत रुक जाएगी। डिजिटल पेमेंट होगी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, डिजिटल पेमेंट होगी जैसे यूपीआई के जरिए, पेटीएम के जरिए, भीम ऐप के जरिए या फ़ोन पे के जरिए। तो इनमें क्या छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, मर्चेंट हैं, व्यापारी हैं, वो आसानी से अपने व्यापार को एक्सपेंड कर सकेंगे डिजिटली। डिजिटलाइजेशन से क्या होगा, जो जीएसटी टैक्स पेयर हैं वो टैक्स पेयर में देखो आसानी से भर सकेंगे, और इसमें क्या है वो चोरी नहीं कर सकेंगे। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने ये भी देखा, कोविन ऐप हमने लॉन्च की थी, एक कोविन प्लेटफॉर्म ऐप भी है, और एक आपकी मोबाइल पे देखो एप्लीकेशन भी है, और इंटरनेट पे साइट भी है कोविन की। इसके जरिए इंडिया ने जो वैक्सीनेशन डिलीवरी सर्विस है उसमें एक अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। वैक्सीन जो लगी है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन कोविन प्लेटफॉर्म पे रही और सबको वैक्सीन लगाई गई कोरोना की। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ये हो सका था संभव, तो ये सब कुछ हासिल किया। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, CPACE। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 के लिए। देखो जब भी कोई कंपनी बनती है, कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है, एक रजिस्टर होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर। लेकिन जब कंपनी बनती है, मान लो कंपनी चल नहीं रही है, अब वो बंद करना चाहता है जो कंपनी का मालिक है, लेकिन बंद करने में भी प्रॉब्लम बहुत आती है। मिनिस्ट्री कहती है ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये करो, या इतने जो आपके कर्मचारी हैं उनको इतनी तनख्वाह दो, आप उनके साथ धोखा कर रहे हो, आपने हायर कर लिया उनको, उनका क्या होगा, उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, ये होगा, बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो ये क्या है, अगर कोई एग्जिट करना चाहता है, एग्जिट का मतलब कोई कंपनी बंद करना चाहता है, उसके लिए आसान तरीका बनाया है ये नया प्लेटफॉर्म बनाया है CPACE, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। तो MCA के रजिस्टर से किसी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करना है, हटाना है, तो आसानी से इसके जरिए हटाया जा सकेगा। स्ट्राइक ऑफ का मतलब है कोई कंपनी बंद होना चाहती है अपने आप को, तो उसे MCA के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के रजिस्टर से। तो CPACE क्या है? CPACE देखो एक प्लेटफॉर्म होगा जो 2023 में मार्च में बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, गुरुगांव बोल सकते हो, या गुड़गांव या गुरुग्राम, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम। यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का यहाँ पे ऑफिस है, उसी के ऑफिस के अंदर CPACE का हेडक्वार्टर बनाया गया है। तो CPACE में ये समझ लो कि ये प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आप एप्लीकेशन दे सकते हो कंपनी को बंद करने के लिए, और फिर MCA के रजिस्टर से वो कंपनी हटाई जा सकती है। तो यही था इसके बारे में। इससे क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगी। जैसे क्या है, बहुत सारे लोग नई कंपनी खोलना चाहते हैं तो इस डर से भी नहीं खोल पाते हैं कि देखो कंपनी खोलना आसान है, फिर बंद करने में भी प्रॉब्लम होती है। खोलने में तो देखो प्रॉब्लम होती है, लेकिन बंद करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये आसानी से कोई एग्जिट कर सके, इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। तो यही टॉपिक थे आज के, कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं। एक देखो इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, ये न्यूज में था, इसका नाम है इंटरनेशनल या इंटरनल बोल सकते हो आप, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। ये जो IDMC है,
ये 1988 में बनाया गया था, 1988 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा में हेडक्वार्टर। ये देखो एक इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये गैर सरकारी संस्था। तो ये आपको याद रखना है, एक एनजीओ है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। क्या काम करता है ये? इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की मॉनिटरिंग करता है। और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? जैसे देखो कंट्री के अंदर ही लोग माइग्रेट कर जाते हैं ना, एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे गांव में, कितने लोग माइग्रेट किए हैं, इनके बारे में ये मॉनिटरिंग करता है। ये सेंटर है क्या? एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। किसने बनाई थी ये? एक नॉर्वे की काउंसिल है। नॉर्वे तो आप जानते हो कंट्री है यहाँ पे यूरोप में, ये रहा नॉर्वे। इसने बनाया था, ये नॉर्वेजन रिफ्यूजी काउंसिल है, एक नॉर्वेजन रिफ्यूजी काउंसिल, उसने बनाया था जेनेवा में एक एनजीओ। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बूढ़ा चपोरी। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है असमी भाषा में, BURACHAPORI, बूढ़ा चपोरी या बूढ़ा चपोरी। ये असम की सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। असम जो स्टेट है हमारे इंडिया का, उसकी सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये देखो लाओ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका पार्ट है लाओ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बूढ़ा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो कुछ नए मून मिले हैं सैटर्न के। सैटर्न मतलब शनि ग्रह, जो शनि ग्रह आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं और बहुत सारे छोटे उपग्रह भी हैं। तो 8 ग्रह में से जो सैटर्न है, सैटर्न का कुछ नए मून मिले हैं। और इसके सबसे ज़्यादा मून कहाँ पे हैं? सैटर्न पे। देखो हमारे अर्थ के कितने मून हैं? सिर्फ एक ही है, जो चंद्रमा मून है एक ही है। ऐसे जो शनि ग्रह है सैटर्न के 145 मून है, 145 सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे जुपिटर के, पहले जुपिटर पे हुआ करते थे लेकिन अभी रिसर्चर ने फाउंड किए हैं तो सबसे ज़्यादा 145 सैटर्न पे हो गए हैं। और जुपिटर के कितने हैं? 95, 95। तो ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा ग्रह वैसे जुपिटर है, लार्जेस्ट प्लैनेट, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा सैटर्न है। लेकिन मून इसके सबसे ज़्यादा है 145, जुपिटर के दूसरे नंबर पे 95। तो ये आपको याद रखना है। तो यही टॉपिक थे। देखो कुछ इसमें क्या है, मैप रिवाइज कर लेते हैं हम। मैप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। ये आपके पास एटलस होगा, एटलस जिसमें मैप होते हैं या बड़ा मैप होगा, उसमें आप देखो। तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे देखो एक बेरिंग सी है, बेरिंग सी के पास ये बेरिंग स्टेट है। स्टेट का मतलब होता है जल संधि, STRAIT, जल संधि। इसको बेरिंग सी के नाम से ही बेरिंग स्टेट बोलते हैं, बेरिंग स्टेट। ये देखो पैसिफिक ओशन को ये आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करती है। इधर देखो रसिया है, रसिया, और ये अलास्का USA का पार्ट है। तो रसिया और US के बीच में बेरिंग स्टेट। तो ये आपको याद रखना है। एक देखो यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है, ये कैरिबियन सी के आसपास की जो कंट्री, ये एक बार देख लेना आप, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे। और देखो कई बार ये पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है जो पूरी तरह भूमि से ढकी हुई हो, समुद्र से टच ना हो। तो ऐसी कंट्री साउथ अमेरिका में एक बोलिविया है, पूरी इंटरनल है, ये लैंड लॉक्ड है। और एक पैराग्वे है, बोलिविया और पैराग्वे, बाकी सब समुद्र से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं पे। और देखो ये एक फॉक आइलैंड है, ये यूके का है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का ही ये पार्ट है फॉक आइलैंड। लेकिन अर्जेंटीना और यूके में इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, डिस्प्यूट चलता रहता है। एक ये साउथ जॉर्जिया, ये भी यूके का या आइलैंड है। एक साउथ सैंडविच, ये भी यूके का आइलैंड है अटलांटिक ओशन में। और यूके कहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे ये देखो ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम। अब इधर आ जाते हैं, ये देखो यहाँ पे ये बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी से कौन कौन से कंट्री लगते हैं? देखो यहाँ पे ये आपका एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। और ये देखो रसिया का जो पार्ट है, ये रसिया का पार्ट है, ये वाला, ये देखो वायलेट रसिया, और इधर ये रसिया का पार्ट। तो बाल्टिक सी से रसिया भी बॉर्डर लगाता है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे इधर। और इधर आपका नॉर्थ सी है, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, जर्मनी, ये वाले कंट्री लगते हैं इससे। यहाँ पे इंग्लिश चैनल है आपका, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी, ये नॉर्थ सी है और ये इंग्लिश चैनल है। इसको कनेक्ट करता है डोवर स्ट्रेट, डोवर, DOVR, डोवर स्ट्रेट।
ये आपको याद रखना है। एक यहाँ पे देखो, ये मैं छोटा करके बताता हूँ आपको, मिटा लेता हूँ इसको पहले। ये आप लिख लो या तो, और ये मैप में अपने निशान लगा लो। यहाँ पे देखो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ये यूरोपियन है, इन दोनों को ये सेपरेट करता है। यहाँ पे देखो ये वाला एक है जिब्राल्टर स्टेट, GIBRALTER, जिब्राल्टर स्टेट किसको कनेक्ट करता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को और मेडिटेरेनियन सी को, इधर मेडिटेरेनियन सी है तो इनको कनेक्ट करता है। और सेपरेट अलग किसको करता है, कॉन्टिनेंट कौन कौन से, अफ्रीका और यूरोप, इनको अलग करता है जिब्राल्टर स्टेट, ये आपको याद रखना है। और देखो मेडिटेरेनियन सी है ना, जो ये वाला मेडिटेरेनियन सी, इसके आसपास के कंट्री कौन से, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा प्रीलिम में, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में। तो देखो जो एशिया के कौन कौन से कंट्री बॉर्डर लगाते हैं, एक तो सीरिया यहाँ पे ये लगाता है, एक इजराइल लगाता है, यहाँ पे लेबानन है वो लगाता है, और देखो जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन लैंड लॉक कंट्री है, ये बॉर्डर नहीं लगाता, अंदर की तरफ है। इजराइल लगाता है, लेबानन है, यहाँ पे सीरिया है, टर्की है, इजिप्ट है, लीबिया है, इधर आपका ये माल्टा है, तुनिशिया है, मोरक्को है, इधर स्पेन है, फ्रांस है, इटली है आपका, और इधर यहाँ पे ये टर्की हो गया, ग्रीस हो गया, ये बहुत सारे कंट्री मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक यहाँ पे सिप्रस भी है, सिप्रस कंट्री, आइलैंड कंट्री है मेडिटेरेनियन सी में, ये वाला देखो, देख रहे हो ये वाला, यहाँ पे सिप्रस भी है एक, सिप्रस, ये भी बॉर्डर लगाता है, तो ये आपको याद रखना है इसमें। अब आ जाते हैं रेड सी, रेड सी के आसपास कौन से कंट्री, ये आपको पता होना चाहिए, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, ये कंट्री बॉर्डर लगाते हैं रेड सी से, और ये यमन। इधर आ जाते हैं ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी, इससे देखो टर्की, जॉर्जिया, ये बॉर्डर लगता है। और इधर देखो ये बॉर्डर नहीं लगाते हैं इससे, अजरबैजान, अर्मानिया, ये अंदर आ गए, और ये देखो अजरबैजान है, ये वाला अजरबैजान, ये लैंड लॉक्ड है, इधर सॉरी ये अर्मेनिया है और इधर है अजरबैजान। तो ये ब्लैक सी के कौन कौन से अराउंड कंट्री हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ब्लैक सी है जो काला सागर, टर्की है, तुर्की बोलते हैं हिंदी में, जॉर्जिया है, रसिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये जो कंट्री हैं इसके आसपास हैं। ये है आपका कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, इसके अराउंड कौन कौन से कंट्री बॉर्डर लगाते हैं, कजाकिस्तान है, रसिया है, अजरबैजान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये है 1 2 3 4 5 कंट्री, कजाकिस्तान, रसिया, इधर अजरबैजान, और ये ईरान सॉरी इराक नहीं है, ईरान है, और तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्री कैस्पियन सी से बॉर्डर लगाते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा, ये पर्शियन गल्फ है, ये इससे बहरीन है, यहाँ पे यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरबिया, ईरान है, ओमान इधर है, ओमान इधर की तरफ है, ये नहीं है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती हैं। और देखो इंडियन ओशन में कौन कौन सी नदियाँ आके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जम्बेजी रिवर के बारे में पूछ लिया था एक बार 2021 में शायद, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इधर आ जाते हैं, एक चाइना की, एक देखो मेकोंग यहाँ से निकलती है चाइना से, ये होते हुए साउथ चाइना सी में गिरती है, इस नदी के बारे में बहुत बार पूछा गया है। म्यांमार से इरडावेडी ये नदी निकलती है, सालविन नदी निकलती है, इधर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ये नदी कई बार पूछी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो यहाँ पे बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री का लगा हुआ है बे ऑफ बंगाल से, ये आपको पता होना चाहिए। साउथ चाइना सी है जो, इससे बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री का लगा है, ये इधर साउथ चाइना सी है, ये ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्री निकलती हैं, मतलब इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से निकलता है, कंट्री नहीं निकलती बल्कि इक्वेटर लाइन है जो भूमध्य रेखा, कौन कौन सी कंट्री से होते हुए जाता है, ये कंट्री आपको पता होना चाहिए। ये इंडोनेशिया है आपका यहाँ पे, इधर आपके अफ्रीकन कंट्री कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये केनिया, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये आप बड़े मैप में देखो वहाँ पे और ये लिखो और याद करो। इधर साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्री है, जैसे ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ये कंट्री आपको याद होनी चाहिए। ये टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो, ये कौन कौन सी कंट्री से होकर निकलती है, इंडिया के कौन से स्टेट से होकर निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। इधर देखो ये वाला जो है मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कौन सी कंट्री से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए, छोटा छोटा सा मैंने बता दिया आपको ओवरऑल। आप बड़े मैप में आपके पास एटलस होगा, एटलस में देखो कौन कौन सी कंट्री हैं इसके आसपास, तो ये सारा आप
खुद से एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, और पिछले ईयर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी आप डिटेल में देखो लास्ट ईयर के क्वेश्चन में। तो यही था इस लेक्चर में बस।